हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो अभी हमारा एनसीईआरटी के बुक से साइंस का जो चल रहा है क्लास 6 का, उसमें गति एवं दूरियों का मापन आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइट का होगा, जिसे आज ही हम कंप्लीट करेंगे। और इस सब के साथ साथ आप लोगों को सामान्य ज्ञान दर्पण से करेंट अफेयर भी कराया जा रहा है, जिसका 2 वीडियो और छोटा छोटा सा वीडियो आएगा। उसके बाद मंथली मतलब दिसंबर माह का करेंट अफेयर उसमें समाप्त हो जाएगा। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ने लायक है, उसे ही मैंने मेंशन किया है। तो 1 मंथ का करेंट अफेयर को मैंने कवर किया है, तो वो वीडियो भी आप लोगों को सामने अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका और एक वीडियो और आएगा जो लाइट चैप्टर का होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें प्लीज़। हमारे वीडियो पे व्यू बिल्कुल नहीं जाते हैं, 20-30-35 ऐसे व्यू जाते हैं। तो ऐसे व्यू जाने का मतलब आप समझ सकते हो कि मेरा जितना भी मेहनत है सब पानी में चला जाता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करोगे तो फिर मैं आप लोगों के लिए अच्छे बुक की वीडियो लाती रहूँगी। तो आपके एक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का एक उत्साहित होता है कि हाँ, मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाऊं। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर इस वीडियो में कुछ कमी है तो आप लोग ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने का ज़रूर कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है आज गति एवं दूरियों के मापन के बारे में। तो उसे पढ़ने से पहले एक छोटी सी स्टोरी दी हुई है, इसे समझते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे उसे। तो दिया हुआ है कि पहेली और बूझो। 2 बच्चे थे जो कक्षा के सभी बच्चों के बीच ग्रीष्मकाल में भ्रमण करने गए थे, मतलब कहीं घूमने गए, एक स्थान से दूसरे स्थान गए। तो एक बच्चा अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी से गया। एक बच्चा कहता है कि मैं अपने पैतृक गांव कहने का मतलब अपने पिता के गांव, कहने का मतलब गया घूमने, तो रेलगाड़ी से गया। और उसके बाद अंत में वो बैलगाड़ी का उपयोग करके गया। और एक विद्यार्थी ने वायुयान से यात्रा की। अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए। तो मतलब अलग अलग तरीके से, कोई बैलगाड़ी से, कोई बस से, फिर नाव से, इस तरीके से सबने यात्रा की। इसी बीच क्या हुआ, सब आपस में बातें कर रहे थे। इसी बीच इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा। और अध्यापक आ गए कक्षा में और उन्हें एक समाचार पत्र देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं इसे पढ़ो। पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो पढ़ने के बाद उनमें एक छोटी सी पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन होता है। उस पत्रिका में क्या होता है, एक पहियों के बारे में वर्णन होता है, एक छोटा सा, जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। इसी बीच में क्या हुआ कि सारे बच्चे वो स्टोरी पढ़ रहे थे। इसी बीच में पहेली जो थी वो प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ती रही। क्या कि वो पहेली जी तो वो प्राचीन भारत की कहानी पढ़ने लगी, और पढ़ते पढ़ते वह यह जानना चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे यात्रा करते थे। तो हम लोग के भी मन में एक ख्याल आता है कभी कभी कि प्राचीन काल के लोग थे, वो यात्रा कैसे करते थे। अभी तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, रेलगाड़ी है, ट्रेन है, फ्लाइट है, बस है, बाइक है, 4 व्हीलर है, मतलब हर तरीके का भी सुविधा उपलब्ध है। लेकिन प्राचीन काल में यानी पुराने समय में लोग यात्रा कैसे करते थे, इसके बारे में जानने के लिए उत्साहित थी कौन, पहेली। ठीक है, तो अब देखते हैं। दिया हुआ है कि यातायात की कहानी। तो यातायात की कहानी के बारे में बात है। तो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वो पैदल चलते थे, अपनी सामान को अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशुओं का उपयोग करने लगे। तो उस टाइम कोई उनके पास साधन नहीं था, और वो पैदल ज़्यादातर यात्रा करते थे और सामान को क्या करते थे, अपने पीठ पर लाद के ले जाते थे। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग किया जाता था। तो नाव सबसे पहले नदी से अगर इस पार से उस पार जाना होता था, नाव का प्रयोग करते थे। आरंभ में लकड़ी की लट्ठे से, जिसमें खोखली गुइयाँ बनाई जा सके, नाव बनाई जाती थी। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। और ये नाव जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। जो नाव कैसी थी, तो जल में रहने वाले जीवों की आकृति के सदृश थी। तो नाव बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद दिया हुआ है कि अध्याय 8 और 9 में हम पढ़े थे मछली के बारे में, कि मछली का आकृति कैसा होता है। तो मछली की आकृति धारा रेखीय आकृति होती है। अब है
कि पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। तो तब तक जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इस तरीके का लोग यात्रा करते थे, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हो गया तब उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिला। तो पिछले हजारों वर्ष में पहियों के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। तब फिर क्या हुआ कि पहियों का आविष्कार हुआ और उस पहियों को खींचने के लिए पशुओं का प्रयोग किया जाने लगा। यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नाव, जहाज़ों पर निर्भर करते थे। कब? 19वीं शताब्दी प्रारंभ से पहले। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। तो नए साधनों का विकास कब से हुआ? जब से भाप इंजन का आविष्कार हुआ। भाप इंजन का जब आविष्कार हुआ तो क्या हुआ कि भाप इंजन तो अकेले नहीं चलेगा, तो उसके साथ साथ पटरी, डब्बा, उसके पीछे कुछ चाहिए जो उसे खींच के ले जाए। तो इस तरीके से पटरी का आविष्कार हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों तथा मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल पटरियों का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जब पहिए का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे उसके बाद वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, तब जाके ये सारे गाड़ियों का भी आविष्कार होने लगा। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का भी उपयोग होने लगा। तब क्या हुआ कि नाव भी जो था वो भी मोटर के सहायता से चलाया जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्ष में वायुयान का विकास हुआ। तो वायुयान का विकास कब हुआ? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जिनके बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्रा तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल कहने का मतलब एक पटरी वाली, पाराध्वनिक यानी सुपरसोनिक, वायुयान तथा अंतरिक्षयान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। यानी विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पाराध्वनिक, वायुयान और अंतरिक्षयान, ये सब जो है वो 20वीं शताब्दी में आया। उसके बाद दिया हुआ है कि चित्र देखने हैं इसमें 10.1 में दिया है कि परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। तो देख सकते हैं कि परिवहन के विभिन्न साधन क्या क्या हैं। अभी जो हमें देखने को मिलता है परिवहन के कुछ साधन है, रेलगाड़ी दिख सकता है, बस है, बैलगाड़ी है, पनिया जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है और साइकिल है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है यातायात के साधन हैं। अब दिया है कि इनमें से परिवहन का कोई ऐसा प्राचीन साधन है जिसे आजकल उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो ऐसा जैसे कि आप देख सकते हैं कि बैलगाड़ी जो था वो आप देखने को बहुत कम मिलता है, रेयर केस में। अभी भी गांव वगैरह में कहीं एक आध दो देखने को मिल गया तो मिल गया, नहीं के बराबर। तो ये बैलगाड़ी जो था वो बहुत पुरानी गाड़ी, प्राचीन समय की ही गाड़ी है जो जानवरों के द्वारा खींचा जा रहा था, यानी बैल के द्वारा, सांड के द्वारा खींचा जा रहा था। अब है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। अब हमें किसी चीज़ की लंबाई और चौड़ाई पता करनी होती है और उसे बांटना होता है, तो क्या करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। दिया हुआ है कि यह डेस्क कितना चौड़ा है। लोग यह कैसे पता लगाते हैं कि वो कितनी दूरी चले? कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी? तो हमें कहीं जाना होता है तो सबसे पहले दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हम किस तरीके से जाएंगे, पैदल जाएंगे, किसी गाड़ी के माध्यम से जाएंगे, ट्रेन के माध्यम से जाएंगे, फ्लाइट के माध्यम से जाएंगे। तो कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही ख्याल आता है कि हम लोग जो मतलब अपना यात्रा करेंगे वो किस माध्यम से करेंगे। तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस हमारा कैसा है। तो ये जो है मतलब साधन डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस जैसा होता है उस तरीके से हम लोग साधन का प्रयोग करते हैं। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे जानेंगे? देखिए, जब पास में होगा तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो क्या हम लोग गाड़ी का हेल्प लेते हैं, बाइक का। जब ज़्यादा डिस्टेंस होता है बाइक वगैरह का हम लोग हेल्प लेते हैं। उससे भी ज़्यादा काफ़ी डिस्टेंस होता है तो हम लोग को मान लीजिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, या फिर कहने का मतलब एक जगह से दूसरे देश भी जाना है तो हम लोग ट्रेन का, फ्लाइट का प्रयोग करते हैं। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कोई स्थान कितना दूर है यह प्रायः जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहां पहुंचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज़ से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्षयान लेना होगा।
कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने में हमें आवश्यकता होती है। तो कोई कोई वस्तु ऐसी होती है जिसे हमें इच्छा होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम लोग जाने। इसी पर एक आधारित कहानी है कि पहेली और बूझो एक ही कक्षा में पढ़ते थे और एक ही बेंच पे दोनों बैठते थे। कमरे में बड़े बड़े डेस्क और उस कमरे में बड़े बड़े डेस्क लगे हुए थे जिन पर 2 विद्यार्थी बैठते थे। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते थे, परंतु बहुधा उनमें इस बात पर को लेकर झगड़ा होता था कि उसका दूसरा साथी डेस्क से अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। यानी आपस में वो दोनों हमेशा इसी बात पे लड़ते थे कि डेस्क का ज़्यादा हिस्सा तुम उपयोग कर रहे हो। तो इस झगड़ा को देखते हुए अध्यापक ने एक सुझाव दिया कि डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। अध्यापक ने सुझाव दिया कि डेस्क की हम लोग क्यों ना लंबाई को नाप ले। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया तथा डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची। तो क्या क्या देख सकते हैं यहाँ पे, डेस्क को 2 बराबर भागों में बांट दिया। अब ये दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। ये दोनों क्या थे, गिल्ली डंडा खेलने के बहुत शौकीन थे। गिल्ली डंडा आप लोग समझते होंगे, जो लोग जानते होंगे देख सकते हैं। एक डंडा होता है, एक छोटा सा, इसको छोटा सा गिल्ली बोला जाता है, इसको डंडा बोला जाता था और इसे उड़ा उड़ा के खेला जाता था, उसे गिल्ली डंडा बोलते हैं। तो पहेली और बूझो दोनों जो थे गिल्ली डंडा के बहुत शौकीन थे और गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे। और बूझो तो सदैव ही अपने पास एक गुल्ली और एक डंडा रखता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि चित्र 10.2 में देखिए, उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास कैसे किया। तो जब चौक वगैरह से अगर वो लाइन खींचे तो लंबे टाइम बाद वो मिट गया, तो फिर उसका प्रयोग, तो फिर दूसरा चीज़ से किसी से नापे, वो गिल्ली डंडा से मापे। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। यानी कि डेस्क की लंबाई क्या हो गई, डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई और 2 गिल्लियों की लंबाई के बराबर हो गया। तो डेस्क के मध्य में जो रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते थे, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में 1 डंडे और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई रेखा मिट गई, बूझो का पुराना गिल्ली डंडा भी खो गया। अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। अब देखिए वो गिल्ली डंडे का नया सेट उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं। तो जब वो नए गिल्ली डंडा से डेस्क को नापा तो उसे 2 डंडे की बराबर के बाद भी छोटा सा जगह उसे बच जाता है। तो वो परेशान हो जाता है कि अब क्या किया जाए। तो फिर क्या करता है, लगभग 2 डंडों और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर हो, परंतु भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है, तो वह गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करें। अब पहेली और बूझो का सुझाव क्या देंगे। तो फिर क्या हुआ, पहेली और बूझो को सुझाव दिया गया क्या वो लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट का गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोचते हैं कि ऐसा करने से वैसे ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह एक कार्य कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से मापेंगे तो लंबाई छोटी बड़ी उन्हें बाद में देखने को मिलेगा ही। तो इसी के लिए उसने उनके दिमाग में एक कार्ड आया और एक छोटी डोरी ले और इस पे 2 चिन्ह लगाएं। एक छोटी सा डोरी लिए, उस पे 2 चिन्ह लगाएं और डोरी की लंबाई होगी। वो डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वो इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वो डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। मतलब डोरी को वो किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, लंबाई चौड़ाई, मतलब जिस तरीके से वो मापना हो तो डोरी को आसानी से वो नाप सकते हैं। तो इस तरीके से डोरी से मापना आसान हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। तो डोरी से मापना स्टार्ट किए। उसके बाद आप यह सभी कह सकते हैं कि आपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। तो करनी चाहिए, लेकिन वास्तव में उस टाइम ज्यामिति का कोई बॉक्स नहीं था, स्केल वगैरह नहीं हुआ करते थे। अगर होते तो वो लोग आसानी से उसे बांट सकते थे। बूझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तो लोग दूरियां कैसे मापते थे। यह स्वयं भी एक भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। तब फिर पहेली के बूझो के दिमाग में एक ख्याल आया कि जब ये सब पैमाने नहीं हुआ करते थे तो प्राचीन लोग जो थे वो
किस तरीके से मापन लंबाई नापने के लिए का प्रयोग करते थे। तो ऐसे अनेक अवसर आते थे जब हम लंबाई अथवा दूरी मापने की आवश्यकता होती थी। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई तथा चौड़ाई इसीलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई तथा चौड़ाई तथा उसके क्षेत्रफल जानने के लिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान सके कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है, उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है तो आप एक ऐसे सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से पैर की एक पड़ी तक है, रेखीय लंबाई के बराबर है। यह कमरा कितना लंबा है, यह डिस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितनी दूरी है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूरी है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है, ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थानों मेज के दो किनारों की तरह आसपास हो सकते हैं। इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी के तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। अब हम कुछ मापन यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाई मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले हम मापन का प्रयोग करते हैं। यहाँ डायग्राम देख सकते हैं कि डोरी के माध्यम से ये डिस्क का लंबाई चौड़ाई को मापा जा रहा है। अब है कुछ मापन के बारे में पढ़ते हैं कि इस क्रियाकलाप फर्स्ट में दिया है कि एक एक करके अपने पैरों की लंबाई को लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई मापिए। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया, यह भाग आपके पैरों की लंबाई से छोटा है। पहले ही की भांति अपने पैरों के भाग की लंबाई मापने के लिए किसी डोरी का उपयोग कीजिए। अपने प्रक्षेपण की सारणी 10.1 में लिखिए। तो कक्षा की लंबाई और चौड़ाई मापना होगा तो किस चीज़ का हम लोग डोरी का प्रयोग करेंगे। समूह में कार्य कीजिए। आप प्रत्येक अपने बलिष्ठित मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। देख सकते हैं डेस्क की चौड़ाई किसे हाथ से नापा जा रहा है। तो मापन के लिए यहाँ भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी वालिस्त कहने का मतलब कि हम लोग अभी इसको बित्ता में बोलते हैं। तो देख सकते हैं हाथ से इस तरीके से जो नापा जाता है उसको वालिस्त बोलते हैं। ठीक है, वालिस्त के बराबर लंबी डोरी, इस डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। अपने प्रक्षेपण की सारणी 10.2 में लिखिए। हम देखते हैं कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि की तुलना करना है। इस निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं? वह ज्ञात निश्चित राशि जिससे किसी अज्ञात राशि की तुलना की जाती है। जिससे अज्ञात राशि की तुलना की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग संख्या है और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। अब है मेज की चौड़ाई को मापना। तो मेज की चौड़ाई को किसने मापी? बलिस्तों की संख्या। तो जितना हम लोग हाथ से नापेंगे, जितना बित्ता होगा उसकी यहाँ पे संख्या लिखना है। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप फर्स्ट में यदि कक्षा कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 एक संख्या है तथा पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापने के लिए चुना गया है। दिया हुआ है। देखिए क्या करते थे उस टाइम, जब हमारे पास मापन की कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी तो हम लोग क्या करते थे, हाथ को लंबाई के मात्रक के रूप में पहले लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद फुट तथा गज को संसार के कई क्षेत्रों में लंबाई के मात्रक के रूप में प्रयोग करते थे। और रोमवासी लोग जो थे वो अपने पथ अथवा कदमों से लंबाई को मापते थे। रोमवासी क्या करते थे, अपने पथ को कदमों से लंबाई मापते थे। और छोटी माप के लिए वो लोग क्या करते थे, अंगुली या मुट्ठी का प्रयोग करते थे। जब छोटा चीज़ मापना होता था तो अंगुली और मुट्ठी का प्रयोग करते थे। तो बस हमको इतना ही जानना था। मात्रक को हम समझे कि मात्रक किसे कहते हैं, तो वह ज्ञात निश्चित राशि जिससे किसी अज्ञात राशि की तुलना की जाती है उसे मात्रक कहते हैं। और मापन के लिए हाथ
ज़्यादा अगर मतलब उन लोगों को ज़्यादा लंबा नापना पड़ता था तो हाथ को लंबाई की मात्रा के रूप में प्रयोग करते थे। फुट तथा गज को संसार के कई क्षेत्रों में लंबाई की मात्रा के रूप में प्रयोग करते थे। रोमवासी पथ अथवा कदमों से लंबाई मापते थे और छोटी माप के लिए अंगुली तथा मुट्ठी का प्रयोग करते थे। उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे कि 1790 में फ्रांसीसी मापन का एक मानक प्रणाली की रचना की। किसने? फ्रांसीसी ने। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन ऐसा देखा गया है कि फ्रांसीसियों ने 1790 में मापन के लिए एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे क्या कहा गया? मीटर पद्धति कहा गया था। अब हम पढ़ते हैं मापन के मानक मात्रक के बारे में। देख सकते हैं वही अभी बताएं हम कि प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा एक कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में समान उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग ने आवश्यक ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय संरचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। केहूनी से अंगुली की छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में मान्यता प्राप्त थी। उसी तरीके से संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी। लोग एक गज कपड़ा फैली बाँह के सिरे से अपने डोरी तक मापते थे। रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाई को मापने के लिए अंगुली या मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। आज भी भारत के कई शहरों में हम पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजा का उपयोग लंबाई मात्रा के रूप में करते हुए देखते हैं। तो अभी भी हम लोग बहुत सारी जगह देखते हैं, और अगर हम ही लोगों को कहीं छोटा सा कुछ मापना होता है तो हाथ से कहते छोड़ो हाथ से नाप लेते हैं कितने हाथ का है। जब हम लोग बेडशीट कवर वगैरह खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना अपने बेड की लंबाई को, और इतना हाथ है मेरा बेडशीट, फिर उस हिसाब से हम लोग माप के ले लेते हैं। तो इस तरीके से अभी भी प्रयोग किया जाता है। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और मापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझने आई होगी। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिक ने मापन के मानक मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मानक मात्रक प्रणाली कहते हैं, यानी SI कहते हैं। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है। लंबाई का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली SI मात्रक किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। आजकल हम लोग इसी मापन का प्रयोग करते हैं। दिया हुआ है कि मीटर पैमाना दिखा, इसमें आपको ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर पैमाना भी दिखाएगा। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर। लंबी दूरी को मापने के लिए मीटर एक सुविधाजनक मात्रक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा कि लंबी दूरी मापने के लिए क्या मात्रक सुविधाजनक नहीं है? मीटर। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं, जिसे किलोमीटर कहते हैं। तो हमें ज़्यादा डिस्टेंस जब नापना होता है तो किलोमीटर में मापते हैं, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अपने मापन क्रियाकलापों को मानक पैमाना का उपयोग करके दोहरा सकते हैं। लंबाई का SI मात्रक माप सकते हैं। ऐसा करने से पहले हमें दूरियों तथा लंबाइयों को मापने का सही ढंग जानना आवश्यक है। अब है लंबाई की यथार्थ परिशुद्ध माप। तो लंबाई की माप देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की माप की युक्तियों का प्रयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमानों का प्रयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करते हैं, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ का काम लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानी वक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए मापक फीता अधिक सुविधाजनक होता है। तो क्या अगर हमको सीने का चौड़ाई नापना है तो क्या आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए क्या आपको फीता चाहिए होगा, तो फीता का हम लोग उपयोग करेंगे।
जैसे लंबाई, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई मापने के लिए अपने ज्यामिति बॉक्स में 15 सेंटीमीटर पैमानों को काम ला सकते हैं। ठीक है, बॉक्स को नापने के लिए इसी तरीके से दिया हुआ है कि बरतने की आवश्यकता होती है। दिया हुआ है कि लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियों बरतने की आवश्यकता होती है। तो क्या क्या सावधानी है देखते हैं। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए, तभी माप सकते हैं। दूसरा कि कुछ पैमाने के सिर टूटे हो सकते हैं, आप इन पैमानों को शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। पैमानों के शून्यांक माप लेने से बचिए। आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक 1.0 सेंटीमीटर, तब आपको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। उदाहरण के लिए चित्र 10.8 के बी में देख सकते हैं 8 के बी में यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी दिया हुआ है। इस तरीके का जो बॉक्स नापना है तो हम क्या पहले इधर नापेंगे फिर इसको इस स्केल से नापेंगे, तो नहीं, यहाँ पे हम लोग धागा का प्रयोग कर सकते हैं और धागा से जब मापेंगे तो आसानी से मापा जा सकता है। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। 10.9 में दर्शाए गए अनुसार आपकी आँख जिस बिंदु की माप ली जानी है उसे ठीक सामने होनी चाहिए। स्थिति बी आँख की सही स्थिति है। ध्यान दीजिए कि बी से देखने पर पाठ्यांक 7.5 सेंटीमीटर है। स्थिति ए तथा सी के पाठ्यांक से भिन्न हो सकते हैं। तो सबसे पहले नज़र भी आपका सही होना चाहिए। देख सकते हैं, जब आप इधर से देखिएगा तो कुछ और नाप दिखेगा, इधर से देखिएगा कुछ और नाप दिखेगा, सीधा देखिएगा तो कुछ और दिखेगा। इस तरीके से देखने के लिए भी सही नज़रिए का होना ज़रूरी है। अब देखते हैं हम आगे क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया है ऊंचाई का मापन। तो सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। एक मिनट। अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले वलिस्तों और फिर मीटर पैमानों का उपयोग करके मापिए। इसके लिए अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए कहिए। उसके सिर के ठीक ऊपर दीवार पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी पहले अपने वलिस्त से और फिर मीटर के पैमाने से मापिए। अन्य सभी विद्यार्थी से इस लंबाई को इसी प्रकार मापने के लिए कहिए। सभी प्रक्षेपणों सारणी 10.3 में लिखिए। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त परिणामों को ध्यान से अध्ययन कीजिए। कॉलम 2 में परिणाम एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं क्योंकि विद्यार्थी के वलिस्तों की लंबाई एक दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो वलिस्त कहने का मतलब आपको बताएं कि बित्ता जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग हाथ से नापते हैं उंगली के माध्यम से, उसे वलिस्त कहते हैं। तो उससे जब हम नापेंगे तो क्या होगा कि जिस तरीके से जिसका हाथ जितना बड़ा होगा उस हिसाब से उसे नापा जाएगा। तो किसी का बड़ा होगा तो कम आ जाएगा नापने पे, किसी का छोटा होगा तो ज़्यादा आ जाएगा नापने पे। तो ये हो जाता है, तो एक दूसरे से भिन्न हो जाएगा। परिणामों को देखिए जिसे आप मापे मानक पैमाने द्वारा ली गई। ये परिणाम एक दूसरे के बहुत समीप हो सकते हैं, परंतु क्या ये एक दूसरे के ठीक बराबर है? थोड़ा बहुत अलग होगा, समान नहीं हो सकता है। नहीं तो आपके विचार से यह अंतर क्यों है? आखिरकार सभी एक ही पैमाने का उपयोग कर रहे हैं, भिन्न भिन्न वलिस्तों का उपयोग तो कर नहीं रहे हैं। यह अंतर प्रक्षेपण लेने में होने वाली छोटी त्रुटियों के कारण हो सकता है। मापन की इन त्रुटियों को जानने और व्यवहार में लाने के महत्व के बारे में उच्च कक्षाओं में सीखें। अब है किसी वक्र रेखा की लंबाई को मापना हो, तो वक्र रेखा की लंबाई को अगर मापना हो तो हम क्या करेंगे? मतलब कि वक्र रेखा कहने का मतलब कि जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो, मतलब सीधी ना हो, तो उसे हम कैसे नापेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो सीधी होगी उसको हम लोग ज्यामितीय स्केल के माध्यम से नाप सकते हैं, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी होगा उसे हम कैसे मापेंगे? तो दिया है कि हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि जब ये रेखा आपको ऐसे से दिख रही है तो इसको हम सीधा स्केल के माध्यम से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि सही डिस्टेंस हमें इसका सही लंबाई हमें इसे पता नहीं चल पाएगा। तो इस वक्र रेखा को मापने के लिए हम किसका धागा का प्रयोग करेंगे, तो आसानी से हम नाप सकते हैं। क्या करेंगे, जैसे जैसे ये लाइन खींचा हुआ है वैसे वैसे धागा को लगाएंगे तो सही लंबाई हमें मिल जाएगी। बस हो गया, इतना ही इसमें जानना था। अब हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं के बारे में हम जानते हैं। उन वस्तुओं के बारे में सोचिए जो अपने हाल ही में देखी है। उनकी सूची 10.4 में बनाई गई है। आपकी देखिए
सबसे पहले हम गतिशील वस्तु की बात करें, यानी गति क्या होता है। तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। तो कुछ वस्तु जो होती है वो गति करती है, कुछ विरामावस्था में होती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। घर क्या है, घर जो है वो हमेशा विरामावस्था में होती है। मेज जिसे जहाँ पे रख दीजिएगा वहीं पे रह जाएगा, वो खुद गति नहीं कर सकता है। फिर है घड़ी, घड़ी क्या है, जहाँ पे उसको रख दीजिएगा। वही घड़ी की सुई की बात करें तो घड़ी की सुई जो होती है वो जो चलती रहती है वो गति करती है, लेकिन घड़ी क्या है, घड़ी विराम वस्तु है। गतिशील वस्तु की बात करें तो एक उड़ती हुई चिड़िया, घड़ी में सेकेंड की सुई, ये सब क्या है, ये सब जो है गति करती हुई वस्तु है। तो इसे हम समझें। अब देखते हैं कि बस्ता, मच्छर, मेज, कुर्सी पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग आदि हो सकते हैं। ये सब क्या, ये गति करते हुए हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तितलियाँ, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती गाड़ी, रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार, घड़ी, घड़ी सुई भी हो सकती है। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए। इनमें से कौन गतिशील है। तो अभी हम बताए हैं कि इनमें से कौन गतिशील है। जो कार्य कर रहा है वो गतिशील है, जो स्थिर है, जो नहीं चल फिर रहा है वो गतिशील नहीं है। इसमें घर, फैक्ट्री, पत्थर, ये सब गतिशील नहीं है। आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। आपने यह देखा होगा कि चिड़िया कुछ समय पश्चात पहले, तो हम यह तभी सुनिश्चित करेंगे जब वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो मतलब वो गति कर रही है, और जो जहाँ पे रखा है वो वहीं पे टिका हुआ हो, जहाँ से उसका कोई दिशा, कोई स्थिति परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या होता है, वो विराम अवस्था में होता है। तब हम समझते हैं कि वो वस्तु विराम अवस्था में है। आइए हम किसी चींटी की गति को ध्यान से देखते हैं। कोई ऐसा स्थान चुनिए जहाँ चींटियाँ हो। उस स्थान के निकट कागज की एक बड़ी शीट फैलाकर इस पर कुछ चीनियाँ रखिए। चींटी इस चीनी की ओर आकर्षित होगी। आप शीघ्र ही इस कागज की शीट पर बहुत सी चींटियों को रेंगते हुए देखेंगे। किसी एक चींटी के लिए अब वह कागज शीट पर तुरंत रेंग चुकी हो। पेंसिल से उसकी स्थिति के निकट छोटे चिन्ह अंकित कीजिए। जैसे जैसे यह देखिए, तो ये कागज रखा हुआ है, इस पे चीनी रखा हुआ। अभी चींटियाँ क्या है, जहाँ जहाँ कागज है और जहाँ चीनी रखा हुआ सब घूम घूम के जा रही है, तो क्या करती है, चींटी गति कर रही है। बस इसी को इतना ही हमें जानना था कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सी वस्तु गति कर रही है और कौन विराम अवस्था में। अब है गति के प्रकार। तो गति के प्रकार की बात में हम बात करें तो सबसे पहले हम गति समझें। गति के कुछ प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सरल गति के बारे में। तो दिया है कि आपने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाही मार्च पास्ट अथवा किसी गिरते हुए पत्थर की गति का प्रक्षेपण किया होगा। इस प्रकार की गति 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक की सरल रेखा अनुदेश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार की अधिक उदाहरण सोच सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी गति होते हैं उसे हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे सड़क पर गति कर रहा है, पैरेड, ये सब क्या है, सरल रेखीय गति का एग्जाम्पल है। सरल रेखीय गति वो गति होता है जब सीधी सरल रेखा के अनुदिश किसी वस्तु की गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तो ये हमने सरल रेखीय गति के बारे में समझा। अब देखते हैं क्रियाकलाप 7 में दिया है, एक पत्थर लीजिए, इससे एक धागा बांधिए, अपने हाथ से इसे तेजी से घुमाइए, पत्थर की गति को ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि पत्थर वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहा है। तो जो वस्तु गोल गोल घूम रहा हो, जब हम पत्थर को एक धागा में बांध के उसे गोल गोल घुमाएंगे तो पत्थर क्या होगा, ये वृत्तीय गति में मूवमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ क्या, ये जो गोल घूम रहा है ये वृत्तीय गति के, फैन हमारा वृत्तीय गति में घूम रहा है। तो वृत्तीय गति या फिर वर्तुल गति किसे कहते हैं, तो वैसी गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रही हो तो उसकी गति वृत्तीय गति अथवा वर्तुल गति कहलाती है। इस गति में वस्तु आपके हाथ से, आप इस गति में क्या होता है कि वस्तु जो होता है हाथ की दूरी के समान होता है। तो अभी हम देखते हैं कि बिजली के पंखे की पंखुड़ियाँ पर अंकित किसी चिन्ह की गति किसी घड़ी के सेकेंड की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का उदाहरण हम क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब वृत्तीय गति के। तो बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति, घड़ी में सेकेंड की सुई की गति, ये सब क्या है, वृत्तीय गति का एग्जाम्पल है। अब हम बात करेंगे आवर्त गति के बारे में।
तो ये सब बस पहेली की तरह दिया हुआ है, इसे इतना समझना ज़रूरी नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसे हम आप लोगों को ऐसे ही समझा देते हैं। देखिए अब वृत्तीय गति समझे, अब हम समझेंगे आगे जो दिया उसे पढ़ते हैं। कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। आवर्त गति किसे कहते हैं? कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को जब दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। जैसे कि हम ले सकते हैं कि पत्थर को डोरी से लटकने दीजिए, लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं की गति, सितार की डोरियों की गति, बजते समय ढोलों की झिल्लियों की गति, ये सब क्या है? झिल्लियों की गति। ये सब क्या? ये सब गति जो होगा ये सभी उदाहरण किसके हैं? आवर्त गति के उदाहरण हैं। तो आवर्त गति किसे कहते हैं? वैसा गति जब वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। ये सब क्या है? ये सब जो है आवर्त गति का एग्जाम्पल है। देख सकते हैं ये पेंडुलम जो लोलक है इसी को पेंडुलम कहते हैं। गिटार, उसके बाद तबला जो बजता है उसमें झूला झूलते समय बच्चों की गति, ये सब आवर्त गति का एग्जाम्पल है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं। इस प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की। हमने देखा कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाती है। स्थिति में हुई इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने इसे देखा। अब दिया हुआ है, इसे पढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसे एक बार देखते हैं। इससे हमें यही जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु जितनी धीमी अथवा तीव्र गति कर रही है, फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का प्रभावित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिचलन आदि उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाले गतियों को दर्शाता है। तो जैसे कि और एक कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, सिलाई मशीन में जो सुई होता है ना, तो वो क्या, वो गति करता है तो वो आवर्त गति हो जाता है। और उसमें जो गोल गोल जो पहिया घूमता है उसको हम लोग, उसका गति कैसा होता है? तो वृत्तीय गति कहलाता है। ठीक है। उसी तरीके से जब कोई गेंद किसी फर्श पर लुढ़कती है और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है, तो इस प्रकार के गेंद को सरल रेखीय गति का भी उदाहरण हम समझ सकते हैं। और वह सरल रेखीय गति के साथ घूर्णन गति भी करती है, क्योंकि वो गोल गोल जो घूमती है इसलिए घूर्णन गति भी करती है। तो हमने इसमें जो समझा वो वर्तुल गति, जिसको हम वर्तुल गति को ही क्या करते, वृत्तीय गति कह रहे थे। दूरी के बारे में समझे, मापन को समझे, गति को समझे, आवर्त गति समझे, सरल रेखीय गति समझे, एसआई मात्रक के बारे में समझे कि क्या होता है, और मापन के मात्रक को समझे। इसको सारांश दिया हुआ है, सारांश को पढ़ते हैं। सारांश में दिया हुआ है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल के लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग अपने मापन के रूप में करते थे। इससे उलझने होती थी, इसीलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम अपने मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली यानी एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। एसआई मात्रक में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। वर्तुल गति में किसी वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की गति नियत बिंदु से दूरी के समान रहती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। तो ये सारे को हमने डिटेल में पढ़ा और हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट का होगा, जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।